नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम कहानी कैसे पढ़ें इस पर चर्चा करेंगे। कहानी कैसे पढ़ें इस पर चर्चा करने के साथ साथ हम उन सारी चीज़ों की भी चर्चा करेंगे जो एक कहानी को कहानी बनाती हैं। और इसके सहारे, क्योंकि वीडियोस में कहानियों पर चर्चा करने की अपनी एक सीमा हो सकती है, लेकिन हिंदी साहित्य पर अगर हम चर्चा कर रहे हैं और आप अगर यह जान लें कि कहानी को आखिर पढ़ा कैसे जाए, तो आपकी वो जो समझ बन जाएगी, उससे आप सैकड़ों हजारों कहानियों को जब पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की, तो आपकी वो समझ काम करेगी और आप सीख पाएंगे कि किस तरीके से एक कहानी को पढ़ा जाता है। तो इस दृष्टि से ये वीडियो महत्वपूर्ण हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको किसी भी तरीके का कोई फायदा हुआ, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबाएं। अगर आपको लगता है कि किसी खास कहानी पर हमें चर्चा करनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। हम आपका हर कमेंट पढ़ते हैं और जितने जल्दी संभव होगा हम आपके द्वारा दिए गए सुझाव पर कोई वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम सीधे सीधे कहानी की बात करते हैं। कहानी कहना या कहानी सुनना हिंदुस्तान में कोई नई चीज नहीं है। भारत में परंपरा, बच्चा जब से थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है, वो बोलने, सुनने, समझने लगता है, तब से उसको कोई ना कोई कहानी सुनने की आदत पड़ी होती है। इसीलिए भारतीय समाज को मैं कई बार गॉसिप धर्मी समाज कहता हूँ। हमें हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई एक्साइटिंग स्टोरी ढूंढने की आदत होती है। वो क्यों है? क्योंकि बचपन से ही हम कहानियां सुनते और कहते बड़े हुए हैं। लेकिन क्या हर एक कहानी साहित्यिक कहानी है? अगर कहानी कहने और सुनने की हम प्राचीन परंपरा देखें, तो आपको समझ में आएगा कि राम कथा या फिर महाभारत दोनों ही मूलतः कहानियां हैं, लेकिन वो काव्य की शैली में लिखी गई। हितोपदेश और पंचतंत्र, जिसे हम हिंदी में कहानी कहते हैं, उसे अंग्रेजी में अब शॉर्ट स्टोरी कहा जाने लगा है। यद्यपि ये नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट अंग्रेजी में आजकल लोग इसी शब्द का व्यवहार करना पसंद करते हैं, शॉर्ट स्टोरी। तो जो शॉर्ट स्टोरी शब्द है, हम उससे थोड़ा सा परहेज करेंगे, क्योंकि स्टोरी तो ठीक लगता है, लेकिन मुझे शॉर्ट स्टोरी कहना किसी भी स्टोरी को अच्छा नहीं लगता। कोई भी कहानी अगर लंबी हो गई है, जैसे कि एक चिंतक हैं जिनका मैं नाम भूल गया, उन्होंने लिखा था कि अच्छी कहानी या कहानी वो है जो 15-20 मिनट में खत्म हो जाए। अगर उससे ज़्यादा चलती है तो मतलब वो कहानी नहीं है। तो उन्होंने टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से कहानी को परिभाषित करने की कोशिश की, लेकिन अब ये समय सीमा लागू नहीं होती। जैसे उदय प्रकाश की बहुत लंबी कहानी है, पीली छतरी वाली लड़की, और अगर आप उसे पढ़ें तो उसकी भूमिका में उदय प्रकाश ने लिखा है कि यह कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक उपन्यास नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें औपन्यासिकता नहीं है, ये एक कहानी ही है। तो इस हिसाब से हम कहें तो कहानी बहुत लंबी हो सकती है, लगभग 150 पृष्ठों की, जैसी उदय प्रकाश ने लिखी, और बहुत छोटी भी हो सकती है, जैसे हितोपदेश और पंचतंत्र की कहानियां या फिर जातक कथाएं। तो छोटे और लंबे की दृष्टि से कहानियों को नहीं देखा और समझा जा सकता। ये बात पहली है जिसे हमें समझ लेना है। दूसरा, ये जो हितोपदेश और पंचतंत्र की परंपरा है, ये मध्यकाल तक बहुत रूपों में विकसित हुई, और जब प्रेमाख्यानक कवियों ने प्रेमाख्यानक लिखे, यानी मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन, कुतुबन इत्यादि कवि, तो उन्होंने अपने इस काव्य को कथा कहा। तो उन्होंने क्या कहा? वो कथा सुना रहे हैं। जो पद्मावत है या जो मृगावत है या जो मधुमालती है, उन कवियों के शब्दों में वो कथा है। अब वो तो बहुत लंबी है, लेकिन वो कहानी नहीं है, क्योंकि एक तो काव्य शैली में लिखी गई, और दूसरे उसका शायद आकार इतना बड़ा है कि वो आधुनिक कहानी की दृष्टि से शर्तों पर खरी शायद ना उतरे। तुलसीदास भी जब रामचरितमानस लिख रहे हैं तो वो कथा शब्द का प्रयोग करते हैं बहुत सारी जगहों पे, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो ये जो कथा है वो तुलसीदास कहने की कोशिश कर रहे हैं राम कथा, यानी कि कथा और कहानी जो एक साथ फ्रेज के रूप में हमारे
आम बोलचाल की भाषा में जो शब्द प्रयोग में आते हैं, वो वहां से अगर आप देखेंगे तो कहानी और कथा में भेद होता है। कथा का मतलब हो गया किसी भी घटना का आद्योपांत वर्णन, आदि से अंत तक वर्णन करना, वो कथा हो सकती है। वो कितनी भी लंबी हो सकती है, वो उतनी लंबी हो सकती है जितनी लंबी महाभारत है या रामायण की कथा है या रामचरितमानस की कथा है, और बहुत छोटी भी हो सकती है, जैसे लघु कथाएं लिखने का प्रचलन है। असगर वजाहत इत्यादि बहुत सारे रचनाकारों ने लघु कथाएं लिखी जो मुश्किल से एक पैराग्राफ की होती हैं। तो आप देखेंगे कि इस दृष्टि से कथा को और कहानी को अलगाया जा सकता है। तो फिर कहानी क्या है? आधुनिक कहानी लेखन की शुरुआत ऐसा माना जाता है कि पश्चिम के प्रभाव स्वरूप हुई। एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे की जो कहानी है उसे हिंदी में प्रथम कहानी माना जाता है, और उसके बाद फिर यह परंपरा विकसित होते होते आज लगभग 125 साल लंबी हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत तरीके की शैलियां हैं, उसमें बहुत तरीके की शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उसमें बहुत तरीके के स्टाइल हैं, जिसमें से कुछ स्टाइल्स पर हम चर्चा करेंगे इस पेपर में जब हम आगे कहानियों को पढ़ेंगे। लेकिन अभी कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं कि जो पारंपरिक साहित्य शास्त्र है उसने कहानी को कहानी बनाने वाले कुछ तत्वों की पहचान की थी। तो इसमें से 6 तत्वों को महत्वपूर्ण माना जाता है। यद्यपि क्या ये फाइनल है, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो पहली चीज है कथा। कथा यानी कि एक कहानी में कुछ हो ना हो, लेकिन एक स्टोरी लाइन होनी चाहिए, एक कथा होनी चाहिए। किसके बारे में कहा जा रहा है? जैसे ईदगाह एक बच्चे की कथा है। वो बच्चा गरीब बच्चा है, मेला जाता है, मेले से जो उसके पास 3 पैसे हैं उनसे मिठाइयां ना खरीद कर वो चिमटा खरीदता है और घर में दादी को ले आकर दे देता है, और दादी उसे देखकर विस्मित होती है। कथा के नाम पर कहानी महज इतनी है। लेकिन अगर ये इसी तरह से लिख दी गई होती तो क्या ये कोई कहानी बनती? शायद हम इससे प्रभावित नहीं होते और ये कथा भी नहीं बनती। तो कहानी में कथा का तत्व, जिसे कथानक भी कहा जाता है, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन मात्र कथानक होने से कहानी कथा जो कथानक है वो कहानी को कहानी नहीं बना देता। लेकिन कथानक एक महत्वपूर्ण तत्व है। कथानक के हिसाब से अगर हम देखें तो कुछ कहानियां कथानक प्रधान कहानियां होती, जैसे प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियां कथानक प्रधान कहानियां हैं, जिनमें और किसी चीज से ज्यादा जो जोर है वो कथा पर है। हम क्लाइमैक्स तक जाते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, और उस क्रम में हमारी और किसी तत्व पर दृष्टि नहीं ठहरती, वो एक्साइटमेंट बना रहता है कथानक वाला। लेकिन और बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जिसमें कथानक गौण हो जाता है, उसका प्रभाव महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे भीष्म साहनी की कुछ कहानियां हैं जो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जैसे अमृतसर आ गया है, भीष्म साहनी की एक कहानी है। अब वो कहानी को अगर आप देखें तो कथानक बहुत ज्यादा नहीं है, उसका जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है व्यक्ति पर, यानी कि पाकिस्तान में होने का एक हिंदू के ऊपर जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ रहा था, और वही हिंदू जब अमृतसर पहुंचा तो कैसे उसका मनोविज्ञान बदल गया। ये बहुत लंबा कथानक नहीं है, बस एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है जो एक व्यक्ति को सुरक्षा, असुरक्षा और बहुत सारी चीजों से भर देता है। वो एक महत्वपूर्ण चीज हो सकती है, उसको हमें देखना है। तो कुछ कहानियां कथानक प्रधान हैं, कुछ कहानियों में कथानक गौण हो जाता है और उसका प्रभाव महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन कथानक को कहीं भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये हमें ध्यान में रखना है। दूसरी चीज कहानी के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है पात्र तथा चरित्र चित्रण, यानी कि कहानी में कुछ व्यक्ति होने चाहिए, यानी कि ये कहानी कुछ व्यक्तियों की कहानी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या केवल इंसानों के ऊपर लिखी गई कहानियां ही
कहानियां हो सकती हैं? क्या केवल ह्यूमंस पर लिखी गई कहानियां ही कहानियां हो सकती हैं? तो इसका कोई सीधा उत्तर नहीं है। फैंटेसी में बहुत सारे लोगों ने जो अदर देन ह्यूमंस कैरेक्टर हैं उनको आधार बना के कहानियां लिखी, अदर क्रिएचर्स को आधार बनाकर कहानियां लिखी, लेकिन वो सब मानव समाज से प्रभावित है, इसलिए वो कहानी के अंतर्गत पढ़ी और सुनी जाती हैं। प्रेमचंद की महत्वपूर्ण कहानी दो बैलों की कथा, मुख्यतः वो दो बैलों की कथा है, लेकिन वो दो बैल सामान्य बैलों से कैसे एक मुक्ति आंदोलन के बैल बन जाते हैं, कैसे वो स्वाधीनता का संदेश दे देते हैं, कैसे वो एकता का संदेश दे देते हैं, और यहां तक कि कैसे वो एक इंसान और जानवरों के बीच जो शुरू से चला आ रहा साहचर्य है उसको बनाए रखने का संदेश दे देते हैं, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखने की कोशिश करें तो कहानियां मानव और मानवेतर जो व्यक्ति हैं, क्रिएचर्स हैं, उन सबको आधार बना के लिखी जा सकती है, बशर्ते उनमें कुछ ऐसे गुण हो जो उनकी चारित्रिक विशेषताओं को प्रकाशित कर सकें। यानी कि आप अगर किसी शेर को आधार बनाकर कोई कहानी लिख रहे हैं तो उस शेर को बाकी शेरों से भिन्न होना चाहिए, आप उसे अलग करने की क्षमता का विकास कर सकें, तब आप कहानी लिख सकते हैं, या तभी आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। वरना तो आप सोचेंगे कि अरे ऐसे तो बहुत सारे शेर होते हैं, फिर वो कहानी आपको जोड़े नहीं रख पाएगी। तो जोड़े रखने के लिए यह करना जरूरी है। कई बार रचनाकार पात्र और चरित्र चित्रण के माध्यम से अपनी बात कहने की कोशिश करता है, क्योंकि कहानी में समय कम है तो बहुत बार रचनाकार उस व्यक्ति के कैरेक्टर के बारे में कुछ बताता है और कई बार वो पाठक के ऊपर छोड़ देता है कि वो अपनी राय बना ले। जैसे प्रेमचंद बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं, लेकिन आप नई कहानी के दौर के कहानीकारों को पढ़ेंगे, राजेंद्र यादव को पढ़ें, उषा प्रियंवदा को पढ़ें, मनु भंडारी को पढ़ें, मोहन राकेश को पढ़ें, भीष्म साहनी को पढ़ें, अमरकांत को पढ़ें, तो आपको पता चलेगा, रेणु को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ये लोग आपको बस कैरेक्टर से मिला देते हैं, उसके बाद आपका काम है ये तय करना कि वो कैसा व्यक्ति था। अब ये अपनी अपनी शैली है, इसको हम इस दृष्टि से नहीं देखते। तीसरी चीज जो कहानी के लिए महत्वपूर्ण है वो होती है देश काल और वातावरण। कहानी किस दौर में लिखी जा रही है उसका एक अपना महत्व होता है। कहानी का कथानक यद्यपि काल्पनिक है, वातावरण यद्यपि काल्पनिक हो सकता है, लेकिन फिर भी उसके साथ अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रचनाकार जिस दौर में उस कहानी को लिख रहा है उस पर उसका प्रभाव होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था 1915 में लिख रहे हैं, तो उस पे प्रथम विश्व युद्ध की छाया दिखाई पड़ रही है। उनके पात्र वो पात्र हैं जो प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध के लिए गए हैं, ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे हैं भारतीय ही, लेकिन ब्रिटेन की तरफ से वो जर्मनी से लड़ रहे हैं, और वो वातावरण महत्वपूर्ण है रचनाकार के लिए। ये केवल घटनाओं पर ही लागू नहीं होता कि किसी ने अगर 1930 या 31 में कहानी लिखी तो उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन है कि नहीं, उसमें उस दौर का समाज है कि नहीं, यह भी एक महत्वपूर्ण चीज होती है। प्रेमचंद जब ईदगाह लिखते हैं तो एक वातावरण में आपको ले जाके छोड़ दे रहे हैं। रमजान के 30 रोजों के बाद आज ईद आई है, या जब जुलूस कहानी लिखते हैं प्रेमचंद, तब वो आपको राष्ट्रीय आंदोलन में ले जाते हैं और उस पर देश काल और वातावरण का प्रभाव पूरी तरीके से दिखाई पड़ता है। यही अगर आप 2025 में कोई कहानी लिखेंगे तो उसमें आज का दौर होना चाहिए, उसमें टेक्नोलॉजी हो सकती है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो सकता है आज का, और कितनी चीजों को रचनाकार इग्नोर करे, कुछ ना कुछ चीजें आ ही जाएंगी। आज से 2000 साल पहले अगर कोई कहानी लिखी जा रही होती तो उसमें यह नहीं कहा जा सकता था कि एयर कंडीशन चल रहा था, लेकिन आज की कहानियों के लिए एक सामान्य वाक्य हो सकता है। तो जो साधारणीकरण होता है, जो पात्र उस कहानी के साथ जुड़ता है, वो जुड़ता है उस देश काल और वातावरण में प्रवेश करने के बाद। अगर वही स्वाभाविक नहीं लग रहा है तो हमें वो कहानी स्वाभाविक नहीं लगेगी। अगर आप
राम के जीवन को आधार बनाकर कोई कहानी लिखेंगे और राम जो है अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो आपको लगेगा ये कैसे राम है। राम का इतना मॉडर्नाइजेशन तो हुआ ही नहीं था, क्योंकि वो तो कैम्ब्रिज तो गए नहीं थे बेचारे पढ़ने के लिए, वो तो वशिष्ठ के साथ यहाँ पढ़ते थे, तो उन्हें अंग्रेजी कैसे पढ़ा दी गई। तो इसका कारण, इसका परिणाम ये होगा कि आप उस कहानी से नहीं जुड़ पाएंगे, आपको मजा नहीं आएगा। राम को अगर आप वन जाते हुए दिखा रहे हैं और उन्होंने तनिष्क की ज्वेलरी पहन रखी है, तो आपको मजा नहीं आएगा। इसलिए देश काल और वातावरण कहानी को और अधिक स्वाभाविक बना देने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। चौथी चीज जो कहानी के लिए महत्वपूर्ण मानी गई वो होती है पात्रों का चरित्र चित्रण। तो देश काल वातावरण के बाद चरित्र चित्रण और उद्देश्य, जिस उद्देश्य से वो कहानी लिखी जा रही है, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन चरित्र चित्रण जो हमने पहले चर्चा की उसको और उद्देश्य, इन सारी चीजों को साकार करती है। जो 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 चौथी चीज की चर्चा कर रहा हूं वो ये है संवाद। संवाद चरित्र चित्रण को और कथानक को, दोनों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। देश काल और वातावरण को भी स्वाभाविक बनाने में योगदान देते हैं। तो कहानी में संवाद होने चाहिए। कई कहानियां संवाद प्रधान कहानियां होती, जैसे जयशंकर प्रसाद ने बहुत सी कहानियां लिखी, जैसे उनकी एक कहानी आकाशदीप, वो शुरू ही संवाद से होती है। बंदी क्या है, सोने दो, मुक्त होना चाहते हो, अभी नहीं, निद्रा खुलने पर। यह कहानी की शुरुआत है। दो व्यक्ति आपस में संवाद कर रहे हैं और कहानी शुरू हो जाती, आप उसमें सहसा प्रवेश कर जाते हैं, उसका हिस्सा बन जाते हैं। अब इसने कितनी चीजों को आगे बढ़ाया, कथानक को आगे बढ़ाया, चरित्र चित्रण को आगे बढ़ाया, देश काल वातावरण में प्रवेश करवाया, और संवाद के लिए महत्वपूर्ण क्या है, भाषा और शैली, जिसकी बात मैंने की। तो आपके पात्र कौन सी भाषा बोलते हैं उससे यह तय होता है कि वो किस वर्ग को संबंधित हैं, किस वर्ग को बिलोंग करते हैं, किस समाज से संबद्ध हैं वो इससे तय होगा कि वो जिस तरीके की भाषा बोलेंगे। और यह भाषा शैली कहानी को स्वाभाविक बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। लेकिन हर कवि का जो शब्द संसार है जैसे सीमित होता है, वैसे ही हर लेखक का भी शब्द संसार सीमित होता है। इसके लिए क्या जरूरी है कि वो अच्छी कहानी लिखने के लिए अपने भाषिक संसार के अनुकूल ही पात्रों का चुनाव करें। जैसे जयशंकर प्रसाद की भाषा संस्कृत की दृष्टि से बहुत समृद्ध है, वो बहुत परिनिष्ठित हिंदी लिखते हैं, बहुत तत्सम शब्दावली का प्रयोग करते हैं। इसलिए वो जब प्राचीन भारत के पात्रों को आधार बनाकर कहानियां लिखते हैं तो वो बहुत स्वाभाविक लगती हैं। जैसे पुरस्कार कहानी वो इस तरीके से शुरू करते हैं, आर्द्रा नक्षत्र, आकाश में काले काले बादलों की घुमड़, प्राची के निरभ्र कोने से एक स्वर्ण पुरुष झांकने लगा था, देखने लगा महाराज की सवारी, शैलमाला के सरवर अंचल से समतल और उर्वर अंचल से सोंधी बास उठ रही थी। अब ये जो दृश्य है ये वर्षा ऋतु के आरंभ का दृश्य है। इतना सघन, इतना महत्वपूर्ण, इतना मोहित कर देने वाला। लेकिन कहानी क्योंकि प्राचीन काल पर आधारित थी, कहानी क्योंकि भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आधार बना के लिखी गई थी, इसीलिए इतनी तत्सम शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया। लेकिन यही कहानी अगर प्रेमचंद लिखेंगे तो प्रेमचंद का शब्द संसार अलग है। वो कैसे कहानी लिखते हैं, झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। अब इसमें अच्छा कहानी लिखने का स्टाइल किसका है यह नहीं कहा जाएगा। महत्वपूर्ण यह है कि आप जिन पात्रों की कहानियां कहना चाहते हैं, क्या आपके पास उन पात्रों की भाषा है या नहीं है। अगर है तो शैली स्वाभाविक लगेगी। नई कहानी के दौर में बहुत से प्रयोग किए गए, उसमें बिंबों और प्रतीकों का इस्तेमाल बढ़ गया। नामवर सिंह की किताब है कहानी, नई कहानी, सब लोगों को पढ़ना चाहिए, जिसमें वो बहुत महत्वपूर्ण ढंग से बिंबात्मकता और प्रतीकात्मकता को रेखांकित करने की कोशिश करते हैं।
अगर आप रेणु की कहानी तीसरी कसम या ठेस को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेणु कितने सुंदर बिंबों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बिंब केवल बिंब नहीं रहता, प्रतीक केवल प्रतीक नहीं रहता, वो व्यक्ति की मनस्थिति को उद्घाटित करने के लिए काफी होता है। जैसे उषा प्रियमवदा की एक महत्वपूर्ण कहानी वापसी। वापसी में जब घर का कामकाजी पुरुष रिटायर होकर घर में आता है तो उषा प्रियमवदा एक बिंब का प्रयोग करते हैं कि घर में एक कोठरी में बहुत से बर्तनों को इधर उधर सरका कर गजाधर बाबू की चारपाई उस कोठरी में लगा दी गई। ठीक वैसे ही जैसे उस बूढ़े व्यक्ति के लिए, उस रिटायर्ड व्यक्ति के लिए उस घर में किसी न किसी प्रकार से जगह बना दी गई हो, क्योंकि वो उन लोगों के साथ रहता नहीं था, तो वो जो उस घर के व्यक्ति थे वो उसके साथ रहने के आदी नहीं थे, तो उसकी उस घर में भी वैसी ही जगह बन पाई जैसे कि उस चारपाई की जगह उस कोठरी में बन पाई, जहां अचार और तमाम चीजों से भरे हुए बहुत सारे मर्तबान रखे। अब इन चीजों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, इसीलिए भाषा और शैली हर एक व्यक्ति की अपनी निजी होती है। कुछ लोगों ने पत्र लेखन के शैली में कहानियां लिखी, कुछ लोगों ने नाट्य शैली में कहानियां लिखी, जैसे हमने जयशंकर प्रसाद की चर्चा की। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिन्होंने पहली बार उसने कहा था हमें फ्लैशबैक स्टाइल का प्रयोग किया। फ्लैशबैक यानी कि वो रचनाकार जो कैरेक्टर है उस कहानी का, उसको 20 साल पुरानी घटना याद आ रही है अचानक, और वो फिर सोच लेता है कि नहीं मैं इस आदमी का जीवन बचाऊंगा। तो ये जो स्टाइल है वो अलग अलग लोगों का अलग अलग स्टाइल है, हमें दिखाई पड़ेगा। यानी कि आप किस तरीके का साहित्य लेखन पसंद करते हैं वो इस बात से भी तय होता है कि आपकी रुचियां क्या हैं। अगर आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो शायद आपकी कहानियों पर कैमरे का बहुत अधिक प्रभाव दिखाई पड़ेगा। अगर आप फिल्म और सिनेमा में इंटरेस्टेड हैं किसी न किसी तरीके से, तो वो भाषा और वो कहानी लेखन का स्टाइल आपकी इन कहानियों में भी आएगा। अंतिम चीज इस दृष्टि से होती है जिसे कहते हैं उद्देश्य, यानी कि किसी न किसी कहानी को लिखा जाना निरुद्देश्य नहीं हो सकता, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य के बिना आप साहित्य लेखन नहीं करते, उसी तरीके से बिना किसी उद्देश्य के कहानियां भी नहीं लिखी जाती, और उस कहानी का जो उद्देश्य है वो शायद कहीं ना कहीं आपके देश काल वातावरण से संबद्ध हो। ये कहानी को पढ़ने और समझने के पारंपरिक तत्व हैं, जिन 6 तत्वों की हमने चर्चा की, जिसमें कथानक, पात्र और चरित्र चित्रण, देश काल वातावरण, संवाद, शैली और उद्देश्य। इसके साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़े आधुनिक काल में, तो अन्य अनेक दृष्टियों से कहानियों को लिखा जाने लगा और समझा जाने लगा। कई कहानियां चरित्र चित्रण की बजाय एक ही व्यक्ति के मनोविज्ञान को आधार बनाकर लिखी गई। कई कहानियां चरित्र चित्रण की बजाय देश काल वातावरण को ही महत्वपूर्ण मानकर लिखी गई। जैसे रेणु की कहानी पंचलाइट। पंचलाइट में यद्यपि हम कुछ केंद्रीय चरित्र ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो कहानी मूलतः एक गांव की कहानी है। पूरा गांव उस कहानी में, या उस गांव का एक टोला उस कहानी में जीवित है, और अगर आप उसे किसी व्यक्ति की कहानी बना देंगे तो आंशिक रूप में ही उसे समझ पाएंगे। कई कहानियां केवल देश काल वातावरण को आधार बना के लिखी गई, जैसे कि अमृतसर आ गया है। अब ये जो कहानी है उसमें हम कुछ व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो शायद वो कहानी हमें ठीक से नहीं समझ में आएगी। जो रेल के डिब्बे के भीतर का वातावरण है उस कहानी में, वो उस कहानी का मूल है, और हमें उसे उसी रूप में देखना चाहिए। तो आज की कहानी ऐसी कहानी नहीं है कि जिसमें इन 6 के 6 तत्वों के मिलने से ही हम कहानी को कहानी माने। तत्वों की घटबढ़ हो सकती है, किसी न किसी तत्व को महत्वपूर्ण और किसी को कम महत्वपूर्ण किया जा सकता है। ये रचनाकार पे निर्भर करता है, क्योंकि साहित्य एक लोकतांत्रिक कर्म है जिसको हर रचनाकार अपने हिसाब से करता है। तो उसे ये छूट है कि वो अपने हिसाब से किस चीज को महत्वपूर्ण मानता है उस हिसाब से कहानी लिखे, लेकिन इसमें से कुछ न कुछ कहानी में अवश्य होना चाहिए। तो जब भी आप कहानी को पढ़ने की कोशिश करें, आप इन चीजों को महत्वपूर्ण माने
और कहानी में ढूंढने की कोशिश करें कि इसमें ऐसा क्या है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आगे के वीडियोस में जब हम किसी न किसी कहानी को आधार बनाकर वीडियो बनाएंगे तो ये बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, क्योंकि कविता पढ़ना बहुत से लोगों के लिए आसान होता है कि उसका सरलार्थ कर देते हैं, जो बात छंद में कही जा रही थी उसे गद्य में कह देते हैं, और बहुत सारे लोग ये मान लेते हैं कि कविता का अर्थ उन्हें समझ में आ गया, कविता का मर्म उन्हें समझ में आ गया। कहानी के साथ ये दिक्कत है कि कहानी पूरी की पूरी आपको समझ में आ रही होती है, तो चुनौती होती है कहानी के अर्थ को खोलना। जो अर्थ हमें समझ में आ रहा है उसके पीछे का अर्थ क्या है, आखिर यह बताने के लिए लेखक ने कहानी क्यों लिखी, यह हमें तब समझ में आएगा जब हम किसी न किसी कहानी को आधार बनाकर वीडियोस बनाएंगे। तो आगे के कुछ वीडियोस में हम ऐसा करेंगे। और अंत में यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि किसी कहानी पर हमें चर्चा करनी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हम आपका हर कमेंट पढ़ते हैं, तो हमें वीडियो बनाने में आसानी होगी। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से ये होता है कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता है कि वीडियो अपलोड हो गया है और आप इसे जल्दी से जल्दी देख पाएंगे। हम इसी तरीके से हिंदी साहित्य पर चर्चा लगातार करते रहेंगे, और आप भी अगर चाहते हैं कि किसी विषय पर चर्चा की जाए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।